आज जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा। और एक्चुअली आप लोग 12 में किए होंगे, पार्टनरशिप 12 में किए तो यहाँ भी किए होंगे। या सेमेस्टर 1 में था या सेमेस्टर 3 में था? सेमेस्टर 3 में था, अकाउंट्स सेमेस्टर 3 में था। 4 में था, 4 में था, लेकिन गुडविल का नहीं था। 4 में था, पार्टनरशिप था, लेकिन गुडविल का अलग से नहीं था। वो एडमिशन कम रिटायरमेंट था, डिसोल्यूशन था, लेकिन गुडविल का सेपरेटली नहीं। 3 में नहीं था, 3 में तो अकाउंट से नहीं था। खैर, आपका वो इसमें था, क्लास 12 में किए थे आप लोग, क्लास 12 में किए थे, ठीक है। अब आप लोग फिर करोगे, लेकिन यहाँ कंपनी का करोगे। प्रॉब्लम यहीं पे, इसमें किसका करना होगा? कंपनी का वैल्यूएशन करोगे। ओके, तो देखते गुडविल होता क्या। बेसिकली गुडविल क्या होता है बताओ तो। व्हाट डू मीन बाय गुडविल? ओके, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है तो करेक्ट। और ओके, वो ब्रांड हो गया। ब्रांड अलग होता है, गुडविल अलग होता है। ब्रांड गुडविल अलग होता है। अच्छा, रेपुटेशन को गुडविल बोलते हैं, ठीक है। ओके, देखते हैं क्या होता है गुडविल। गुडविल होता है, इट इज एन इंटेंजिबल, INTANGIBLE, intangible non-current assets. इंटेंजिबल नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, यानी कि 1 साल इसका लाइफ है। लॉन्ग टर्म बिजनेस है तो है गुडविल, कम बेसी हो सकता है ना। तो इट इज एन इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स विच, जो क्या करते, हेल्प करते द एंटिटी which helps the entity to earn extra profit, or to retain retained customers. रिटेन्ड कस्टमर्स, कस्टमर एक बार वो आए तो उससे क्या है ना, बार बार वो आना चाहते, वहां से छोड़ना नहीं चाहते। अच्छा है तभी ना। तो ये हो गया आपका गुडविल। दिस इज माय डेफिनेशन। एक्चुअली बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे का होगा, हम सब मिक्स करके एक डेफिनेशन दिए। तो गुडविल क्या होता है? एक इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब पता है ना? इंटेंजिबल का मतलब पता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, है ना। और नॉन करंट का मतलब क्या हो गया? जो लॉन्ग टर्म है। गुडविल तो 1 दिन का नहीं है, 1 साल का नहीं है, लाइफ लॉन्ग चलेगा, लॉन्ग टर्म। हाँ, कम बेसी होते जाएगा, इसीलिए नॉन करंट एसेट्स। लेकिन ये एसेट्स क्या करते? एंटिटी मतलब कोई भी बिजनेस को क्या हेल्प करते? अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक गुडविल एक बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। एक सेकंड, टू रिटेन कस्टमर्स। एक बार कस्टमर आया तो बार बार उसको खींच के लेके आता है, भाई मेरे पास ही आप आओगे, तभी ना आपका गुडविल कुछ हुआ है। अगर एक बार आया, देख के नेक्स्ट टाइम चला गया किसी और जगह, तो मतलब आपका गुडविल नहीं है। तो कस्टमर को रिटेन करता है, उल्टा एक्स्ट्रा कस्टमर को लेके आते हैं, और इसीलिए तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। इसमें हेल्प करता है गुडविल। समझ में आया? तो इसका फैक्टर क्यों होता है, क्यों गुडविल होता है? इसके लिए बहुत सारे रीजंस है, बहुत सारे फैक्टर्स है। एक तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है,
ठीक है। कंपनी सोशल वर्क भी करते, कंपनी रीजनेबल प्राइस में बेचते, कंपनी क्वालिटी गुड्स मेंटेन करते, क्वालिटी मेंटेन करते। तो इस तरह बहुत कुछ डिपेंड करता है बिजनेस का गुडविल क्रिएट करने में। कंपनी लीगल एक्टिविटीज सारा ठीक से करते, इलीगल एक्टिविटी नहीं करते। तो ये सब एक्टिविटीज से ही क्या होता है, कंपनी का गुडविल बनता है, राइट। तो अब समझ में आया गुडविल क्या होता है? अरे बोलो, समझ में आया गुडविल क्या होता है? नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं गुडविल कितना टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो सेकेंड पॉइंट लिखो, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। सेकेंड इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का क्लासिफिकेशन करेंगे। दो तरह का, क्या क्या दो है? एक तो हो गया परचेज गुडविल, एक हो गया आपका परचेज गुडविल। वन इज परचेज गुडविल, सेकेंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। एक तो हो गया परचेज गुडविल, दूसरा क्या हो गया आपका, इससे समझ में आ रहा ना? सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद बनाना, ठीक है, खुद अपना गुडविल बनाए, दैट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और दूसरा क्या है, परचेज गुडविल। तो परचेज मतलब किसी, हाँ, किसी बिजनेस को खरीद लिए, उसका नाम है ना, खरीद लिए, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पे किए, तो जो एक्स्ट्रा पे किए गुडविल के लिए तो पे किए थे, तो दैट इज परचेज गुडविल। तो परचेज गुडविल में कुछ कंसिडरेशन हम लोग पे करते, तो जो पे किए वो तो रियल एसेट्स है भाई, तो रियल है और इसका रिकॉर्ड भी कर किया जाएगा। तो ये पे कंसिडरेशन परचेज गुडविल के बारे में कुछ लिख लेते। परचेज गुडविल में होता है, इसके लिए कुछ पॉइंट लिखेंगे। एक, we have to pay consideration for goodwill, for acquisition of goodwill, acquisition of goodwill। ये अब हम लोग परचेज गुडविल के बारे में लिख रहे हैं। एक्चुअली किसी बिजनेस चल रहा है, मान लो लोकल में एक बिजनेस है, उनका नाम अच्छा है, ठीक है, हम लोग सोचे उस बिजनेस को खरीद लेते और उसी बिजनेस को कंपनी फॉर्म कर लेते। अब उनका बिजनेस खरीदने जाएंगे, वो तो बोलेगा ना मेरा नाम है तो उसके लिए भी कुछ एक्स्ट्रा दीजिए, तो उनका नाम के लिए भी कुछ हम एक्स्ट्रा पे करेंगे। ऐसे मान लो उनका एसेट्स टोटल है, जो एसेट्स है उस बिजनेस का, जो एसेट्स है वो एसेट्स का वैल्यूएशन करके देखे 50 लाख है, प्लस उनका कुछ लायबिलिटी कुछ था, कितना 10 लाख, तो 50 से 10 माइनस करो, नेट कितना है 40 लाख। तो 40 लाख उसको पे करने से तो बाई हो जाएगा ना। लेकिन वो बोल रहे 40 लाख में हम बेचेंगे नहीं आपको, मेरा इतना दिन का गुडविल है तो उसके लिए एक्स्ट्रा 20 लाख देना पड़ेगा तभी आपको बेचेंगे। तो जो एक्स्ट्रा 20 लाख पे किए, कंसिडरेशन दिए ना, एंड दैट इज परचेज गुडविल। ओके, जिसने कुछ पेमेंट किए उतना ही तो शो करेंगे, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। पेमेंट है तो रिकॉर्ड भी किया जाएगा। तो सेकेंड पॉइंट देखो, इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इट शुड बी recorded in the books of accounts. It should be recorded in the books of accounts, right? तो ये दो पॉइंट याद रखना, वैल्यूएशन सीखेंगे बाद में। तो एक तो हो गया इसके अगेंस्ट में कुछ पे किए। एक्चुअली सिर्फ गुडविल तो खरीदते नहीं, बिजनेस को खरीदते, साथ में गुडविल खरीदते ना। जब किसी बिजनेस को एक्वायर करोगे साथ में उसको गुडविल के लिए पे करोगे,
ऐसा कभी हो सकता है? मतलब जैसे अभी बोले थे भुजिया वाला, हल्दीराम भुजिया वाला, हल्दीराम को बोले आपका बिजनेस रहने तो हमको सिर्फ हल्दीराम भुजिया वाला का एक गुडविल बाय करने दो, हम भी भुजिया बनाते हैं। उनको बोले इसके लिए हम कुछ पे कर देंगे, कभी ऐसा नहीं होगा। उनका तो बिजनेस एंटिटी चल रहा है ना, तो मेरा कैसे होगा? फिर हो ही नहीं सकता है। तो उनका बिजनेस खरीदेंगे तभी हम पे करेंगे एक्स्ट्रा, है ना? तो जब बिजनेस खरीदते साथ में एक्स्ट्रा पे करते। क्लियर है? नाउ अब आ जाते सेल्फ जेनरेटेड गुडविल, मतलब खुद बनाया गया गुडविल। तो इसके अगेंस्ट में कोई कंसिडरेशन पेमेंट नहीं होता है, तो नो कंसिडरेशन पेड, ए फर्स्ट पॉइंट। हम खुद बना रहे हैं, इसके लिए क्या पेमेंट है? कोई कंसिडरेशन पेमेंट नहीं होता है। अगेन, तो इसको रिकॉर्ड कैसे करें? और इसका प्रॉपर वैल्यू होता ही नहीं, इसीलिए इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जाता है। तो फिर क्यों वैल्यूएशन करेंगे? करेंगे तो यही सेल्फ जनरेटेड ही वैल्यूएशन सीखेंगे अभी, ठीक है? तो एज, सेकेंड पॉइंट लिखो, एज देयर इज नो प्रॉपर वैल्यूएशन, इसका प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं होता है। देयर इज नो प्रॉपर वैल्यूएशन तो इट नेवर बी रिकॉर्डेड, कभी इसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्या चीज? अरे अरे, इसे आओ ना, एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको, ठीक है? समझो, मान लो हम लोग का इस है नेक्स्ट एडू क्लासेस, है ना? तो नेक्स्ट एडू क्लासेस अभी जस्ट रिसेंटली हुआ। पहले हम लोग क्लास चलाते थे, इंडिविजुअल चलाते थे, अब नेक्स्ट एडू क्लासेस में आए। ग्रेजुअली ग्रो करते गए, तो ग्रो करते गए तो एक अच्छा कंपनी, ठीक है, उन लोगों ने सोचा, जैसे फिजिक्स वाला है, अभी तो कॉर्पोरेट बन गया ना वो, तो फिजिक्स वाला सोचे इसको भी एक्वायर कर लेते, तो एक्वायर जब करेंगे तो हम लोग भी तो बोलेंगे ना, हम लोग इतना दिन से गुडविल क्रिएट किए, उनका गुडविल है, लेकिन हम लोग को जब एक्वायर करने के जाएंगे हम लोग भी तो डिमांड करेंगे। तो अगर कुछ पे किया उन्होंने तो परचेस गुडविल आ जाएगा ना। लेकिन हम कितना डिमांड करेंगे? परचेस से पहले कुछ तो डिमांड करेंगे ना। तो वैल्यूएशन तो सीखे पहले, भाई इतना वैल्यूएशन करके आ रहा है तो इतना तो दो, आगे नेगोशिएशन होके कुछ पेमेंट होगा, लेकिन अब वैल्यूएशन तो करके दोगे ना। तो अपना गुडविल का भी वैल्यूएशन करना पड़ेगा, समझ में ना? तो सेल्फ गुडविल इसका प्रॉपर वैल्यू नहीं होता है, लेकिन उसका बेच दिए तो फिर वैल्यूएशन तो परचेस गुडविल में आ जाएगा। लेकिन नहीं बेचे फिर भी अपना गुडविल वैल्यूएशन करना चाहिए या नहीं? तो कभी कभी वैल्यूएशन किया जाता है, इवेंट पे वैल्यूएशन किया जाता है। तो वो जब वैल्यूएशन करेंगे तो कैसे करेंगे, और प्रॉपर इसका क्यों कंसिडरेशन नहीं और क्यों रिकॉर्ड नहीं करते? तो बोलो, कोई भी दुकान में जाओगे वो अपना सामान कभी खराब बोलेगा? वो अपना तो बोलेगा सबसे अच्छा है, भाई सबसे अच्छा मेरा है, अपना भाई सबसे अच्छा होता है। तो मेरा सीए में, मतलब सॉरी सीएमए गुरु याद आ गया, सीएमए गुरु में हम है, इसीलिए मेरा जो नेक्स्ट एडू है, नेक्स्ट एडू का वैल्यू सबसे अच्छा हम बोलेंगे, लेकिन दूसरा कोई और कुछ बोल सकता है, तो इसका प्रॉपर वैल्यू कितना? मार्केट के हिसाब से क्या है? मार्केट में थोड़ी नेक्स्ट एडू क्लासेस डेली मार्केट में बाई सेल हो रहे हैं, होता है क्या? शेयर मार्केट में लिस्टेड है क्या? डेली बाई सेल हो रहे शेयर्स, तो शेयर का वैल्यू होगा। तो गुडविल का वैल्यू कितना है? हम तो बोलेंगे 20 करोड़, कोई और बोल रहा है नहीं जिसका 0 है, कोई और बोलेगा कुछ और, तो सबका तो अलग अलग आ रहा है। प्रॉपर वैल्यू कितना? इसका कोई पेमेंट तो नहीं है ना, तो इसीलिए इसका प्रॉपर वैल्यू भी नहीं होता है, और प्रॉपर वैल्यू तो रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन वैल्यूएशन जरूरत पे होता है, समझ में ना? ऑलवेज नहीं करेंगे, जरूरत पे किया जाएगा। अगर बेचने जाएंगे तभी ना सोचेंगे मेरा गुडविल कितना, तो वैल्यूएशन सीखेंगे। ओके बोलो, क्लियर है ना? नो, अब आ जाते हैं वैल्यूएशन कैसे करेंगे। अब देखेंगे वैल्यूएशन, बहुत सारे फैक्टर्स है, सोशल एक्टिविटीज, फिर लीगल एक्टिविटी, हाँ दोनों का करेंगे। आपको क्वेश्चंस मिलेगा, इसी से ही आएगा। मतलब सेल्फ गुडविल का वैल्यूएशन करना सीखेंगे ज्यादा,
जो मिलेगा वही आएगा, ठीक इससे। और लेकिन एक दो बार आ गया परचेज गुडविल से, या इसको सेपरेट कुछ चैप्टर्स में भी है, तो इसीलिए इसको सीखना जरूरी होता है। कुछ और चैप्टर्स में भी ये इन्वॉल्व है, ठीक है। ओके, नाउ अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 लिखो आप, मेथड ऑफ वैल्यूएशन। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब गुडविल वैल्यूएशन कैसे किया जाएगा, पॉइंट लिखो। तो सबसे पहले आ जाओ, अगर वो परचेज गुडविल है फॉर परचेज गुडविल, इसमें एक ही मेथड है, परचेज गुडविल का एक ही मेथड है, ठीक है। परचेज गुडविल का एक ही मेथड है, सेल्फ का बहुत सारे मेथड है, ठीक है। ओके, लिखो फॉर परचेज गुडविल, इसमें गुडविल इक्वल टू पीसी परचेज कंसिडरेशन माइनस नेटो। सबका फुल फॉर्म लिख के देंगे, अरे सबका फुल फॉर्म लिख के देंगे, पहले भी टर्म यूज किए। इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश इशू ऑफ शेयर में लिखे थे। व्हाट इज पीसी, वेयर पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, किसी बिजनेस को खरीदने का कितना पैसा ऑफर किए थे। किसी बिजनेस को खरीदने के लिए उनको बोले ना आपका बिजनेस ये इतना करोड़ में खरीदेंगे, तो जो प्राइस ऑफर किए, ऑफर नहीं एक्सेप्ट एग्रीमेंट हो गया कि इतना में हम बेचेंगे, उस प्राइस को बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। और नेटो मतलब नेट एसेट्स टेकन ओवर, सबका इनिशियल लेके NATO, नेट एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है। इसको माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, गुडविल मिलेगा। हाँ, ये पॉजिटिव है तो गुडविल, अगर पॉजिटिव है तभी गुडविल बोलोगे, नेगेटिव तो गुडविल नहीं है, ठीक है। इफ इट इज पॉजिटिव देन इट शुड बी गुडविल, ओके। अब नेटो कैलकुलेशन होता है, हम लोग नेटो कैलकुलेशन करेंगे। हाउ टू कैलकुलेट नेटो, कैलकुलेशन ऑफ नेटो, कैलकुलेशन ऑफ नेटो, क्या कैलकुलेशन करेंगे, नेटो कैलकुलेशन, नेट एसेट्स टेकन ओवर। कोई बिजनेस को अगर खरीदे, कोई बिजनेस को खरीद रहे हैं ना, तो बिजनेस खरीदे मतलब क्या खरीदे, बिजनेस का सारा एसेट्स और लायबिलिटी तो मैंने खरीद लिए। तो हम लोग देखेंगे जितना भी एसेट्स लिए, टेक ओवर किए, लिखो एसेट्स टेकन, एसेट्स टेकन और एट प्रेजेंट फेयर मार्केट वैल्यू। जिस बिजनेस को मैंने खरीदे, उस बिजनेस से क्या क्या एसेट्स खरीदे, सारा एसेट्स का आज मार्केट में क्या दाम है, उतना का एसेट्स खरीदे माना जाएगा। इससे लेस करोगे एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन, एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन, इसमें भी फेयर मार्केट वैल्यू। तो लायबिलिटी का मार्केट वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली फेयर वैल्यू बोलते हैं इसको, ये भी बोल सकते हो टेक ओवर प्राइस, ठीक है। तो क्या करोगे, कितना का एसेट्स खरीदे, सबका मार्केट वैल्यू जोड़ लो। अब लायबिलिटी तो उसको कितना में टेक ओवर किया, कितना में लिए लायबिलिटीज, वो माइनस कर दो, और ये माइनस कर दोगे जो बैलेंस आएगा दैट शुड बी
नेट एसेट्स टेकन ओवर, ठीक है, नेटो आ गया और कंसिडरेशन कितना दिए उससे नेटो माइनस कर दो तो मिल जाएगा आपको, क्या मिलेगा, गुडविल मिल जाएगा, समझ में ना। हाँ पॉजिटिव आया तो ऑब्वियस बात है, और नेगेटिव आया तो गुडविल नहीं बोलो, गुडविल जीरो, नेगेटिव आने से गुडविल जीरो, बट पॉजिटिव आया तो क्या हो जाएगा आपका, बोलो पॉजिटिव आने से क्या हो जाएगा, गुडविल। तो अब इसमें एक एग्जांपल लेते, इसके बाद डायरेक्ट हम लोग जो मेन मेथड है वही उसमें चले जाएंगे, मतलब सेल्फ जनरेट का वैल्यूएशन सीखेंगे। तो लिखो एक एग्जांपल लिखो, राइट डाउन एन एग्जांपल। हाँ 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 सीबीसीएस में है, ठीक है। अरे नहीं वो लास्ट एक जब मैथ्स में वो उसको जाना पड़ा था, सीबीसीएस में अभी अकाउंट में जो भी हो रहा है सब सीबीसीएस में है, ठीक है, ओके। यस, एग्जांपल 1, ए लिमिटेड purchased, a limited purchased a business, purchase a business of Messrs. Roy and Company at rupees 80 lakhs. ए लिमिटेड एक बिजनेस खरीदे मेसर्स रॉय से, उसके लिए कितना कंसिडरेशन दिए, 80 lakhs, ठीक है। द फॉलोइंग assets and liabilities are taken, क्या क्या एसेट्स लायबिलिटी टेक ओवर किए, हाँ 80 लाख है, और बोल रहे द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर टेकन, तो इसमें क्या क्या एसेट्स और लायबिलिटी टेक ओवर किए, बिल्डिंग 10 लाख, प्लांट 12 लाख, स्टॉक 8 लाख, डेटर्स 15 लाख, डेटर्स 15 लाख, इन्वेस्टमेंट 14 लाख, बैंक 2 लाख, ठीक है। और दे रहे इसमें क्रेडिटर्स 5 लाख और लोन 4 लाख, बस ये था क्वेश्चन। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, फाइंड गुडविल, फाइंड गुडविल। ऑब्वियसली इसमें बिजनेस खरीदी तो परचेज गुडविल आ जाएगा, ठीक है। तो क्या दिए, ए लिमिटेड एक कंपनी, इन लोगों ने बिजनेस खरीदे, कौन सा बिजनेस, किसका बिजनेस खरीदे, मेसर्स रॉय एंड कंपनी, और उसमें कंसिडरेशन कितना था, 80 लाख, 80 लाख में खरीदे, परचेज कंसिडरेशन। अब क्या क्या एसेट्स लायबिलिटी उसमें टेक ओवर किए, बिल्डिंग 10 लाख, ठीक है, प्लांट कितना था 12 लाख, स्टॉक कितना 8 लाख, डेटर्स 15 लाख, इन्वेस्टमेंट 14 लाख, बैंक 2 लाख, ये सारा तो एसेट्स है। और लायबिलिटी में दो है, एक क्रेडिटर्स और एक लोन। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, पहले नेटो फाइंड करेंगे, इसके बाद देखेंगे कंसिडरेशन तो दे दिया ना। तो लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नेटो पहले फाइंड करना है। नेटो में क्या बोले थे, एसेट्स टेकन
अंडरलाइन करके लिखते जाओ, तो सबका वैल्यू तो दे दिए ना। बोलो एसेट्स में क्या क्या एसेट्स लिए? बिल्डिंग कितना का है? 10 लाख रुपीज में है। फिर बिल्डिंग के बाद प्लांट, जितना भी एसेट्स लिए वो लिखते जाओ। प्लांट कितना? 12 लाख। स्टॉक हाउ मच? 8 लाख। फिर डेटर्स, डेटर्स है 15 लाख। फिर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट भी एसेट्स होता है, 14 लाख। और था बैंक, बैंक कितना का दिए? 2 लाख। तो ये सारा एसेट्स टेकन हो गया, ठीक है ना। तो इन सबको जोड़ो, तो 10 20 30 30 40 50 61 लाख। कितना हो रहा है बोलो? 61 लाख। 10 20 30 40 50 60 या 61 लाख। अब लेस करेंगे लायबिलिटीज टेकन। लेस कर लेंगे लायबिलिटीज टेकन। और इसमें दो लायबिलिटी है। क्या क्या लायबिलिटी बोलो? एक तो क्रेडिटर्स और एक क्या था? लोन। क्रेडिटर्स था 5 लाख, इनसाइड एक बार लिख लेते। और लोन कितना का दिए थे? 4 लाख। तो दोनों लायबिलिटी मिला के 9 लाख हो रहे। तो 61 से 9 लेस करो, 52 लाख। ठीक है, तो नेटो मिल गया आपको। नेटो मिल गया, कितना का नेटो है? 52 लाख। देयरफॉर गुडविल, देयरफॉर गुडविल इक्वल टू पीसी माइनस नेटो। पीसी बोलो कितना दिए थे? 80 लाख दिए थे ना। बिजनेस कितना में बाय किए थे? 80 लाख। और नेटो कितना है? 52 लाख। तो गुडविल कितना होता है? बोलो गुडविल कितना आएगा? 28 लाख। ओके, तो ये मेथड बहुत इजी है। इससे क्वेश्चन इसीलिए रेयर पूछता है, बट किसी और चैप्टर में तो आ सकता है। क्या हुआ? क्या हुआ? हो गया ना? ओके, अब आ जाते सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे वैल्यूएशन करूं। मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल। पहले इसको लिखो बाबू, इसको लिखो, क्योंकि ऑनलाइन में भी है स्टूडेंट लोग। ठीक है, साथ में करते जाओ। नेक्स्ट पॉइंट बी लिखो। फॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा यहीं से। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से मिलेगा आपको। इसमें कितना मेथड्स है? इसमें बहुत सारे मेथड है, 4 मेथड है। तो 4 में से कोई भी एक मेथड से क्वेश्चन आपको करना होगा। ठीक है, या 4 में से कोई भी 2 मेथड से पूछ लेगा। ओके, वो नहीं बोल सकते, चारों आपको सीखना है। ठीक है, ऑल दिस 4 यू हैव टू लर्न। फर्स्ट मेथड लिखो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले चारों मेथड का नाम लिख लेते हैं। सेकेंड मेथड इज सुपर प्रॉफिट मेथड।
Second is super profit method. Third is capitalization of profit method. Capitalization of profit method. Fourth, annuity method. Annuity method. ठीक है. So there are 4 different methods to value goodwill under self-generated goodwill. ठीक है. अगर सेल्फ गुडविल है इसमें 4 अलग अलग मेथड आएगा और चारों में अलग अलग आंसर आएगा, इसलिए प्रॉपर इसका वैल्यू नहीं होता है. प्रॉपर वैल्यू क्या है? 4 मेथड से अलग हो रहे तो प्रॉपर वैल्यू तो नहीं है ना. दैट इज वाई हम लोग इसको रिकॉर्ड नहीं करते. ओके, तो कितना मेथड बताया इसमें? 4 मेथड. फर्स्ट मेथड का नाम क्या हो गया? एवरेज प्रॉफिट मेथड. सेकंड मेथड का नाम क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड. थर्ड, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड. और फोर्थ, एनुइटी मेथड. एनुइटी मेथड को एक और नाम से जाना जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉफिट मेथड. एक ब्रैकेट में लिख सकते हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. इसको ये भी बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. ओके, तो देयर आर 4 डिफरेंट मेथड. अब बोलो, इसमें एक टर्म देखो, चारों केस में ना प्रॉफिट तो है, चाहे एवरेज प्रॉफिट हो, चाहे सुपर प्रॉफिट हो, चाहे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट हो, या एनुइटी में भी सुपर प्रॉफिट को ही प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करते. तो प्रॉफिट है तो गुडविल है, और बिना प्रॉफिट गुडविल नहीं है. एक कंपनी नाम बहुत है लेकिन इतना चैरिटी करता है, लॉस में रन कर रहा है, तो अकाउंट्स बोलेगा गुडविल उसका 0 है. प्रॉफिट है तभी गुडविल है, और प्रॉफिट नहीं है तो गुडविल नहीं माना जाएगा. तो इसीलिए मेन फैक्टर इज प्रॉफिट, और प्रॉफिट बेस पे ही गुडविल वैल्यूएशन करोगे. ठीक है ना? यस. तो फिर इसमें फॉर्मूला में आते, ये चारों का फॉर्मूला देंगे और फिर एक एक फॉर्मूला का डिटेल सीखेंगे. तबियत ठीक नहीं है क्या? ओके, अब चारों का फॉर्मूला देते और एक एक फॉर्मूला का डिटेल समझते. हम लिखो फॉर्मूला फॉर गुडविल. फॉर्मूला अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड. अगर एवरेज प्रॉफिट है तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट. ये टर्म लिखोगे मेंटेनेबल. एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, MAINTAINABLE, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. तो इससे मिल जाएगा गुडविल. ठीक है? अगर एकदम सिंपल हो इसे समझे, आपको प्रॉफिट दे दिया 4-5 साल का, एवरेज कर लोगे, एवरेज आ जाएगा. अब बोल दिए मेंटेन कितना ईयर्स परचेज, बोल दिए 3 ईयर्स परचेज, तो 3 से इंटू कर लोगे. जितना ईयर्स परचेज बोलेगा ना उससे इंटू कर लोगे. तो पहले एवरेज करोगे, इसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोल देगा क्वेश्चन में, इंटू कर लोगे, गुडविल आ जाएगा. ठीक है? लेकिन ये होता क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, एवरेज मेंटेनेबल का मतलब क्या होता है, वो कैसे करेंगे, एक एक डिटेल्स हम लोग समझेंगे. पहले फॉर्मूला लिख लो. ठीक है ना? नेक्स्ट सेकंड फॉर्मूला. सेकंड क्या बोले थे? सुपर प्रॉफिट मेथड. अंडर सुपर प्रॉफिट गुडविल इक्वल टू, जो ऊपर फॉर्मूला लिखे ना एवरेज, वही है, सिर्फ एवरेज मेंटेनेबल की जगह सुपर प्रॉफिट हो जाएगा. यहां क्या लिखे थे बोलो? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज था. अब सुपर प्रॉफिट तो एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज. समझ में आ गया ना? अरे नहीं, गुडविल कर रहे हैं. एवरेज सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कैसे होगा बाद में. अभी सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. ओके, तो क्या लगाओगे?
बोलो क्या लिखोगे? एवरेज सुपर प्रॉफिट, एवरेज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड. ओके. थर्ड मेथड, मेथड 3, under capitalization of profit method, under capitalization of profit method, इसमें दो फॉर्मूला है. कैपिटलाइजेशन के अंदर दो फॉर्मूला है. अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट इसमें दो है, क्योंकि अभी देखो प्रॉफिट दो तरह का मिला, एक तो एवरेज प्रॉफिट मिला और एक सुपर प्रॉफिट मिला. तो दोनों बेस पे कर सकते हैं कैपिटलाइजेशन में, एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हैं या सुपर प्रॉफिट से. तो बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट, पॉइंट ए लिखो, बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट. अगर सुपर प्रॉफिट से फाइंड करोगे तो गुडविल इक्वल टू एवरेज सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट परसेंटेज होता है, बस डिवाइड कर दो, गुडविल आ जाएगा. ठीक है. एवरेज सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रिटर्न मान लो 15%, तो सुपर प्रॉफिट डिवाइड करोगे 15%, बस आ जाएगा गुडविल. और बी, बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, रेट है ना, रेट तो परसेंटेज रहेगा ना, जो परसेंटेज बोलेगा वो परसेंटेज डिवाइड कर देना. ठीक है. अब कहते हैं बेस्ड ऑन, अगर एवरेज प्रॉफिट है तो इसमें गुडविल इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और इससे माइनस करोगे एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ऊपर लिखे थे ना मेंटेनेबल, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, और इससे माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड. इससे माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है. बट ये चाहे ए या बी, सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, कहीं से भी अप्लाई करो, आंसर सेम आएगा, आंसर दोनों में सेम आएगा. ठीक है. अभी एक इसको एग्जांपल लेके समझा देंगे, अभी एग्जांपल से समझाएंगे, बट एक बार फॉर्मूला लिख लो. ठीक है सर. नाउ पॉइंट नेक्स्ट, फोर्थ मेथड, अंडर एन्युटी मेथड. अगर एन्युटी मेथड फॉलो हो रहे हैं तो इस केस में गुडविल इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, EMPLOYED, उस स्पेस कम पड़ गया इसलिए नीचे ED डन. ओके. नाउ अंडर एन्युटी मेथड गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ये सुपर प्रॉफिट से ही किया जाता है, मल्टीप्लाइड बाय PV फैक्टर्स ऑफ एन्युटी multiplied by present value factors of annuity, PV factors of annuity
क्या आएगा, सुपर प्रॉफिट में मल्टीप्लाई करोगे, क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ एनुइटी, तो मिल जाएगा आपको गुडविल। ओके, पीवी वी 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 पीवी मतलब प्रेजेंट वैल्यू, शॉर्ट में पीवी, पीवी फैक्टर्स ऑफ एनुइटी। और एक कैलकुलेशन कैसे होता है सब एक एक करके हम लोग सीखेंगे। तो चारों मेथड से गुडविल वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है। तो कितना मेथड हो गया इसमें, 4 मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या था, एवरेज प्रॉफिट, उसमें फॉर्मूला क्या लगा है, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। सेकंड, अगर सुपर प्रॉफिट है तो एवरेज सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। फर्स्ट दो तो एक ही फॉर्मूला है, सिर्फ एक जगह सुपर प्रॉफिट लगेगा और एक में एवरेज प्रॉफिट लगेगा। थर्ड, कैपिटलाइजेशन तो 2 फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते या एवरेज प्रॉफिट से। सुपर प्रॉफिट डायरेक्ट मिल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा, फॉर्मूला एक ही जैसा है, कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करना पड़ेगा। और लास्ट एनुइटी मेथड है तो सुपर प्रॉफिट में क्या मल्टीप्लाई करोगे, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स, ठीक है। तो बोल कैलकुलेशन करेंगे या बोल देगा तो अप्लाई करोगे आ जाएगा, ठीक है ना। नाउ अब इस क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, बोल देगा क्वेश्चन में, बोल देगा क्या मेथड अप्लाई करना, ठीक है। क्वेश्चन में क्लियर बोल देगा। अच्छा हम क्वेश्चन देखते। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नेक्स्ट शेड्यूल। सेम 5 रिवीजन क्लासेस कंटिन्यूज। हम लोग लास्ट क्लास वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स कंप्लीट कर लिए थे। आज हम रिकॉर्डिंग क्लास देंगे क्योंकि इसमें क्लासेस एक्चुअली हमको टाइम मैनेज करना पड़ा, तो पहले से इन्फॉर्म करना मुश्किल था। तो रिकॉर्डिंग क्लासेस हम एक करेंगे, लेकिन आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस रिकॉर्डिंग वीडियो देख लो, हो जाएगा आराम से। तो क्वेश्चंस, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का फर्स्ट, गुडविल का वैल्यूएशन है तो पता है ना हम लोग कितना मेथड सीखे थे। आपका एक्चुअली गुडविल एक तो परचेज गुडविल होता है, लेकिन वो आप लोग को देखना नहीं है। जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका सेल्फ गुडविल वैल्यूएशन, उसमें 4 मेथड था, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर कैपिटलाइजेशन मेथड और आपका एन्युइटी मेथड। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या दिए, इसमें आंसर में सुपर प्रॉफिट गलत है बट गुडविल ठीक है। ओके करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड ऑन 31 March 2024। कैपिटल, प्रेफरेंशियल कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एटसेट्रा गिवन। तो देखो एक ध्यान दो, ऑलवेज हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड जब करते हैं सुपर प्रॉफिट, तो उसमें कंप्लीट बैलेंस शीट देने से एसेट्स और अप्रोच से बेटर होता है कैलकुलेशन। और अगर कंप्लीट नहीं दे रहे, लाइबिलिटी दे रहे, तो लाइबिलिटी अप्रोच करोगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सोर्स ऑफ फिनांस जो अपना बिजनेस में लग रहा है ना, बिजनेस में ही लगा हुआ है, चाहे फिक्स्ड एसेट्स में हो चाहे करंट एसेट्स में हो। मेनली होता है कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस जो प्रॉफिट अर्न किए थे रिटेन किए तो, और अगर लोन लिए लॉन्ग टर्म है ना, करंट लाइबिलिटी करंट एसेट्स नहीं, जो लॉन्ग टर्म लोन लिए थे वो भी आपका सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाएगा। ऐसे वर्किंग कैपिटल भी होता है लेकिन उसको कंसिडर नहीं करोगे, डे टू डे में लगता ही हो। और तो लाइबिलिटी ये सारा जोड़ लोगे, क्या क्या जोड़ोगे, कैपिटल, बोथ इक्विटी प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ोगे, और डिबेंचर है, लॉन्ग टर्म लोन है, ये सबको भी जोड़ोगे, राइट। नेक्स्ट, ये सबसे माइनस क्या करोगे, अगर कुछ बोल दिए लाइबिलिटी अप्रोच, तो एसेट्स में बोल दिए कि एसेट्स में नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, मतलब अपना बिजनेस का कुछ पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट करके, बॉन्ड में या डिबेंचर में या शेयर्स में, तो पैसा तो मेरा बिजनेस में नहीं लग रहा है, किसी और जगह लग रहा है ना, तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन के लिए। और कुछ गुडविल भी था, बोल दिए गुडविल भी इसमें रिकॉर्ड था, तो ऑब्वियसली वो गुडविल तो प्रॉपर वैल्यू नहीं है, तो हम लोग गुडविल वैल्यूएशन कर रहे हैं ना, तो उस गुडविल को भी एक्सक्लूड करोगे। बट एक चीज ध्यान में रखना, अगर परचेज गुडविल बोला तो उसको माइनस नहीं करना, वो तो परचेज किए थे, कंसिडरेशन पे किए थे, तो रहने दो। बट कुछ मेंशन नहीं किया, गुडविल इंक्लूड बोल दिया, तो उसको भी लेस कर देना। और फिक्टिशियस एसेट्स जो फेक एसेट्स, उसको भी लेस कर देना। तो इससे क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और फिर कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किया जाता है। यस, तो कभी कभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी कैलकुलेशन होता है, बट हाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोलने से कर लेना, नहीं तो
सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। नॉर्मली इतना परसेंट, 10% कैपिटल एम्प्लॉयड, 20% कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसमें एक अजम्पशन लिख लेना एग्जाम में, अगर स्पेसिफिकली नहीं मेंशन कर रहे हैं तो इट इज एज्यूम कैप नॉर्मल रिटर्न या नॉर्मल प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है? और अगर 2 साल का बैलेंस शीट दे दिए, 2 years बैलेंस शीट दे दिए, तो इस केस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ही लगाओगे, मतलब दोनों ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे, ठीक है ना? तो दोनों ईयर का कैपिटल एम्प्लॉयड को जोड़ोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। उसमें नॉर्मल रिटर्न एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड बोले या ना बोले, 2 साल का देने का मतलब आप एवरेज कर सकते हो, तो उस पर करोगे जरूर। और अगर आप कुछ नहीं बोले, एवरेज भी कर रहे हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है मेंशन करना, बट बेटर होगा आप क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही कर लेना, ठीक है? अब हम डिटेल्स नहीं बोलेंगे, बेसिक क्लासेस देख लेना। आप लोग बेसिक क्लासेस नहीं देखते हो, इसलिए क्वेरी जाता है इतना। बैलेंस शीट से पूरा डिटेल्स बताए थे, लायबिलिटी अप्रोच में क्या लेना है, एसेट्स अप्रोच में क्या लेना है। एसेट्स में जो लेते उसको छोड़ना, लायबिलिटी में जो एसेट्स में जो लिए थे उसको लायबिलिटी में छोड़ देना, ठीक है ना? लायबिलिटी को जोड़ के एसेट्स को जो नहीं लिए थे वो माइनस कर देना, और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस जोड़ लेना, यही तो होता है। क्या क्वेश्चन 1 करते, क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड करना है इसमें सुपर प्रॉफिट मेथड, 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है ना? ओके, हम ऐसे तो सुपर प्रॉफिट पूछे, लेकिन हम इसमें 2-3 मेथड से, चारों मेथड से करा देंगे। इस क्वेश्चन को चारों मेथड से कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में किसी भी एक मेथड पूछे आपको वो करना होगा, 2-3 मेथड, तो 2-3 मेथड करना है। हम चारों मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, राइट? ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 1। तो एक चैप्टर हो गया वैल्यूएशन ऑफ, अरे कहाँ गया चैप्टर का नाम, हो गया वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट मेथड, ओके। इसमें जो दिया है सुपर प्रॉफिट, तो इसके लिए क्या करना होगा बोलो? एक तो कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, और लायबिलिटी अप्रोच में कैपिटल एम्प्लॉयड। एक बार हम पूरा फॉर्मेट लिखेंगे, और इसमें जो है वो नहीं तो ब्लैंक कर देंगे, तो आपको फॉर्मेट भी याद हो जाएगा। लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड, फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 1, फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में सभी लेना है पेड अप कैपिटल, मतलब इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। अलग से लिख लेना, इक्विटी शेयर इतना, प्रेफरेंस इतना, हम इस एक साथ जोड़ लिए। इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन 4 लाख प्लस 150, 5 लाख 50। ऐड कर लोगे रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब जो शेयर होल्डर्स फंड में आता है, याद करो फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट। शेयर होल्डर्स फंड में क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। कुछ क्वेश्चन में ऐसे दे सकता है, कैपिटल रिजर्व इतना, जनरल रिजर्व इतना, बैलेंस ऑफ पीएल इतना, सभी तो रिजर्व एंड सरप्लस, तो सबको जोड़ लेना, ठीक है? यहाँ एक साथ दे दिए कितना? 1 लाख। और क्या दिए बोलो, और क्या दिए? रिजर्व एंड सरप्लस के बाद और क्या है ना? इसमें और दिए डिबेंचर, मतलब लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, तो उसको भी ले लेना, वो भी सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है, ठीक है? क्या लेंगे? ऐड करोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मतलब लोन होता है, तो इस क्वेश्चन में डिबेंचर से, अगर बैंक लोन, टर्म लोन देता वो भी लेते। कितना? 1,20,000। एक्चुअली पैसा हम बैंक से लिए, लेकिन अपना बिजनेस में ही तो लगाया ना, उसी से तो बिजनेस हो रहा है, तो भी कैपिटल एम्प्लॉयड बना जाएगा। वो कैपिटल अपने पॉकेट से लगाए या किसी से लेके लगाए, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का ही पार्ट है, ठीक है? इसको जोड़ लेना, बट करंट लायबिलिटी नहीं लेना। करंट लायबिलिटी में जो भी आता है उसको नहीं लेना, वो एसेट्स अप्रोच में आता है, इसीलिए उसको नहीं लेना, ठीक है? नेक्स्ट, अब इस सबको जोड़ने से कितना होता है, और इसमें जोड़ने का कुछ नहीं, अब कुछ आगे होगा देखेंगे।
5, 6, 7 लाख 70, 7,70,000। इसके बाद क्या एडजस्ट करोगे? अब कुछ एसेट्स है जो एसेट्स अप्रोच में नहीं लिए थे, वो इसमें माइनस करेंगे। तो क्या माइनस करोगे? माइनस करोगे बुक वैल्यू ऑफ गुडविल। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में कुछ वैल्यू था, तो वैल्यू ऑफ गुडविल एक्सेप्ट परचेज गुडविल। परचेज सर पता कैसे चलेगा परचेज गुडविल? अगर बोल दिया गुडविल एट कॉस्ट मतलब वो परचेज में खर्चा लगा था, तो उसको माइनस नहीं करना। लेकिन कुछ बोला नहीं, सिर्फ गुडविल है तो माइनस कर देना। बट इन दिस क्वेश्चन वो नहीं है, ठीक है? ये लेस करते लेकिन नहीं है, माइनस नहीं करना। लेस करोगे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेकिन कौन सा इन्वेस्टमेंट? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो वैल्यू था उसका मार्केट में कुछ और हो सकता है, फेस वैल्यू कुछ और हो सकता है। बुक वैल्यू ऑफ नॉन ट्रेड, नॉन करंट एसेट्स में जो होता था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कुछ है तो बुक वैल्यू माइनस करोगे, मार्केट वैल्यू नहीं। बैलेंस शीट में बुक वैल्यू था, हाँ इसमें दे रहे थे, इसमें दे रहे थे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है ना? कितना इंक्लूड है? 1,20,000, तो 1,20,000 माइनस कर देंगे, ठीक है? और क्या लिस्ट करेंगे? एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स दे दिए, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एटसेट्रा। फिक्टिशियस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस मतलब डिफर्ड एक्सपेंसेस। फिक्टिशियस एसेट्स अगर कुछ दे रहे हैं कि इस एसेट्स में अनरियल एसेट्स है या फिक्टिशियस एसेट्स है, इस क्वेश्चन में नहीं है, रिलीज कर देंगे, लेकिन ये नहीं है इसमें। और अब रिवैल्यूएशन में कुछ प्रॉफिट हो रहा है, एसेट्स का रिवैल्यूएशन, तो एसेट्स अप्रोच में मार्केट वैल्यू लिखते थे, तो इसमें लायबिलिटी अप्रोच में अगर एसेट्स में मार्केट वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट है, ऐड करोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन, किस पे प्रॉफिट हो सकता है? एक तो इंक्रीज ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बुक में कुछ रिकॉर्ड था उसका वैल्यू मार्केट में बढ़ गया आज, तो ऐड करोगे एंड डिक्रीज ऑफ लायबिलिटी। अगर क्रेडिटर्स था लेकिन क्रेडिटर्स में कुछ लायबिलिटी पे नहीं करना है तो डिक्रीज हो गया, तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा। तो अब क्या करोगे? ऐड करोगे। यहां दे रहे, इसमें दे रहा था कि ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स 1,00,000 मोर देन बुक वैल्यू बढ़ गया ना, तो यहां लिख लेते इंक्रीज है एसेट्स का, इंक्रीज ऑफ एसेट्स मोर, तो 1,00,000 से ये बढ़ गया, ऐड करोगे। हम सारा लिख रहे हैं ताकि फॉर्मेट आपको याद हो जाए, ठीक है? नेक्स्ट, अगर रिवैल्यूएशन लॉस है तो लेस करोगे। लेस क्या करोगे? रिवैल्यूएशन लॉस ऑन, इस पे हो सकते हैं ये डिक्रीज ऑफ एसेट्स एंड इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी, ठीक है? कुछ रिकॉर्ड नहीं था लायबिलिटी, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर लायबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब रिवैल्यूएशन लॉस आएगा। अब यहाँ ये सब नहीं है, तो बस ये हो गया आपका क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मिला आपको? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 7,20,70 में से 2,20 सॉरी 1,00,000 ऐड करोगे, 1,20 लेस करोगे तो 750। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 7,50,000। अब एक बार नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेते। नॉर्मल रिटर्न लास्ट क्वेश्चन पढ़ो। द फेयर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन दिस बिजनेस इज 12%। तो एज्यूम कर लेंगे नॉर्मल रिटर्न ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। कुछ बहुत पता नहीं था ना, एवरेज भी कर सकते सर। एवरेज कैसे? इससे अगर ओनली क्लोजिंग ए आया और लास्ट ईयर बैलेंस शीट नहीं दिए, लास्ट ईयर नहीं दिए, तो आप क्या करोगे? लेस करोगे हाफ ऑफ करेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना होगा, करेंट प्रॉफिट, करेंट ईयर का जो प्रॉफिट, तीनों ईयर का नहीं, एवरेज नहीं, करेंट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाफ करके माइनस कर देना, आएगा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है? तो इस तरह करोगे। बट बोले ना झमेला है, बहुत सारे बुक में अलग अलग आंसर आता है, अलग अलग एजम्पशन लेके करते हैं, तो गुडविल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसीलिए। और कहीं पे ना कुछ बुक में अभी भी पुराना कंसेप्ट चला रहे हैं, वो आपका लिवरेज मेथड, ट्रेडिशनल मेथड बोल के भी आंसर दे रहे हैं।
कुछ नहीं होता, एक ही हम लोग जो कहे ट्रेडिशनल वही करना है, ठीक है, वही अप्लाई होता है। बट कुछ बुक में कराया जा रहा है ट्रेडिशनल मेथड, लिवरेज मेथड आंसर है, हम लोग पहले कराते थे, अब नहीं कराते। तो ऑलवेज कुछ नहीं आज हमसे लेना, ट्रेडिशनल मेंशन कर देना, ठीक है। और एक चीज ये लिवरेज मेथड और लिवरेज जब पता चलेगा तभी आप कर पाओगे। लिवरेज आप 6 सेमेस्टर में पढ़ोगे, मतलब क्या बोले, और छोड़ो। तो अब एज्यूम कर लो, एज्यूम नॉर्मल रिटर्न 12% ऑन क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर कर लिया बस। अब इसके हिसाब से देखो, नॉर्मल प्रॉफिट बोलो, ये जो 750 है, नॉर्मल रिटर्न कितना परसेंट दिए थे? 12%। 75 और 15, 90,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो गया? 90,000। हम लोग को सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करोगे, फिर सुपर प्रॉफिट आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए कुछ एडजस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इनकम इंक्लूड है। अब इनकम देख रहे हो तो इनकम और एक्सपेंसेस देखोगे। कैपिटल एम्प्लॉयड तो एसेट्स लायबिलिटी देख रहे थे, ठीक है। और इनकम कैलकुलेशन करोगे तो इनकम एक्सपेंसेस देखोगे, क्या ऐड बैक करना होगा, क्या लेस करना होगा, ठीक है ना। यस, तो एक बार तीनों ईयर का इनकम अलग अलग करते एक टेबल, थोड़ा लेंदी होगा बट परफेक्ट प्रेजेंटेशन हो जाएगा। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, अब हम लोग फाइंड करें बी, मेंटेनेबल प्रॉफिट। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ कंपनी ऑफ बी लिमिटेड। अब पीछे से पढ़ोगे, एक्चुअली ईयर उल्टा दिए, पहले करंट ईयर, फिर प्रीवियस ईयर, फिर लास्ट प्रीवियस ईयर, 3 प्रीवियस। तो 3 ईयर का 3 कॉलम कर लेते। इसमें तीनों नहीं करने से भी हो जाता, फिर भी कर लेते, प्रॉपर बेसिस हो जाएगा। तो लास्ट ईयर पहले 2021, 2020, 21, 21, 22, 22, 23। अब प्रॉफिट में ठीक से पढ़ो, क्या दे, बिफोर टैक्स या आफ्टर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और बिफोर टैक्स प्रॉफिट 2,20,000, फिर दे रहा था 2,80,000, और नेक्स्ट दे दिए फिर 2,64,000। यहां से देख रहे तो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, सिंपल एवरेज नहीं, आगे सब एडजस्ट करते हैं, फिर देखेंगे अपवर्ड ट्रेंड तो वेटेड एवरेज करेंगे, और फ्लक्चुएट करे तो सिंपल एवरेज करेंगे। अपवर्ड डाउनवर्ड ऑलवेज, आप ऑलवेज डाउन तो वेटेड एवरेज करोगे, नहीं तो सिंपल एवरेज। अब एक एडजस्टमेंट दे रहा था, नॉन ट्रेड इनकम 30 इंक्लूडेड, कौन सा ईयर में? इस ईयर में। नॉन ट्रेड मतलब जो इन्वेस्टमेंट था उससे इनकम, मैंने इन्वेस्टमेंट किसी और जगह की है, तो उससे मेरा बिजनेस में ही नहीं लग रहा है, काम में नहीं आ रहा है, तो फिर वो ट्रेडिंग इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है मेरा, वो एक्चुअली अदर इनकम है। उससे मेरा गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, गलत हो जाएगा, है ना। नॉन ऑपरेटिंग, नॉन ट्रेड इनकम कुछ है, एक एसेट्स बेचे, अभी बिल्डिंग पुराना बहुत दिन का हो गया था, बिजनेस बिल्डिंग एक पड़ा हुआ था, चलो बेच दो, जमीन का दाम में ही तो बहुत ज्यादा मिल जाएगा, तो ह्यूज प्रॉफिट हो गया। तो क्या इस साल का प्रॉफिट मेरा बढ़ गया, गुडविल बढ़ गया? नो। तो नॉन रेकरिंग इसको बोलते हैं, नॉन रेकरिंग, नॉन ट्रेड, ये सब प्रॉफिट नहीं देखना। अपना एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, उससे क्या प्रॉफिट अर्न करे, उससे गुडविल करोगे। तो अगर कुछ प्रॉफिट इसमें इस तरह इंक्लूड है तो लेस कर देना, और एक्सपेंसेस इसमें माइनस हो गया था तो ऐड बैक करना, बैक कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं। तो इसमें प्रॉफिट इंक्लूड था, नॉन ट्रेड लेस कर दो, नॉन ट्रेड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इनकम, नॉन ट्रेड इनकम है ना, नॉन ट्रेड इनकम, ये बिफोर टैक्स तो इनकम पूरा बिफोर टैक्स ही है। कितना अमाउंट? 30, यहां से लेस कर दो। ये सिर्फ सेकेंड ईयर में था ना, ये नहीं बोला कि इस साल में इन्वेस्ट किए तो हर साल मिलते गए, तो इस साल दोनों साल दिखाते, नेक्स्ट ईयर भी, ये बोला नहीं, फिर से सेकेंड ईयर में था, तो सेकेंड ईयर में। सर अभी भी तो इन्वेस्टमेंट तो है, हाँ, लेकिन इस साल रिटर्न आया नहीं। शेयर में इन्वेस्ट करने हर से प्रॉफिट आएगा, किसी ईयर प्रॉफिट है, किसी ईयर लॉस है, किसी ईयर इनकम हुआ बेच के, और बेचे नहीं तो नेक्स्ट ईयर में कुछ प्रॉफिट लॉस आया नहीं, समझ में ना। तो उसको देखना नहीं है।
और अगर बोल देते बॉन्ड में इन्वेस्ट किए थे इस साल से 21-22 से और बीच में और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो दोनों ईयर में इंटरेस्ट इंक्लूड है तो दोनों ईयर से लेस करोगे, फिलहाल इसमें तो नहीं है। अब देखो लाइबिलिटी से डिबेंचर था तो डिबेंचर इंटरेस्ट माइनस एक्सपेंसेस माइनस करके ही तो प्रॉफिट आया था, उसको ऐड बैक करोगे क्योंकि वो मेरा बिजनेस में लग रहा है, कैपिटल वो इनकम ऐड करना होगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नॉन ट्रेड एक्सपेंसेस ऐड करोगे इंटरेस्ट, ये सब आफ्टर बिफोर टैक्स था तो ये इंटरेस्ट जितना भी है लिख लो। अगर ये आफ्टर टैक्स होता ये सब में आफ्टर टैक्स करके एडलेस करते, इतना है 30,000 का टैक्स 30% लेस करके वो मतलब 30% 9,000 तो 21,000 इसमें लेस करते, लेकिन अब बिफोर टैक्स था तो सभी बिफोर टैक्स ही करो, बाद में टैक्स एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर था 1,20,000, डिबेंचर 1,20,000 और इसमें 10% मतलब 12,000, ये हर साल करोगे, ठीक है। और क्या ऐड हो सकता है, नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, इस साल मान लो बिल्डिंग मेरा मशीनरी डिस्ट्रॉयड हो गया था सडनली एक्सीडेंट में, ह्यूज लॉस हो गया, पीएल में चार्ज कर दिया, प्रॉफिट तो घट गया, लेकिन क्या हर साल मशीनरी ऐसे डिस्ट्रॉयड होता है, ये नॉन रिकरिंग लॉसेस, नॉन मतलब कैपिटल लॉस, तो उसको यहाँ एड बैक कर लो, ठीक है ना। और कुछ एरर्स है एकदम डिटेल्स फॉर्मूला बेसिक में बताते हैं, वो देख लेना एक बार। तो ये हो गया आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट, द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो 220 प्लस 12 232 और इसमें हो रहे हैं 280 माइनस 250 प्लस 12 262 और इसमें 264 276 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फ्यूचर मेंटेनेबल कुछ नहीं दिए तो अब लेस आप ये कर दो लेस टैक्स, लेस टैक्स, टैक्स इज गिवन 30%। अगर बाई चांस क्वेश्चन में टैक्स नहीं दिए, बिफोर टैक्स दिए थे, टैक्स रेट नहीं दिए, तो आप एजम्पशन ले लेना 30-40 जो भी एजम्पशन मेंशन करके कर लेना, ठीक है। और कहीं पे बोल दिया इग्नोर टैक्स तो टैक्स को इग्नोर करके करना, ओके यस। 30% ऑफ पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये तीनों पे 30% करते कितना है 2,30,000 तो 30% तो 0.3 इंटू 232, ये हो गया आपका 69,600 और 262 ये हो गया आपका 78,600 और थर्ड 2,76,000 ये हो गया आपका 82,800 और ये माइनस करोगे तो मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंसेस कुछ नहीं दिए तो ये मेंटेनेबल प्रॉफिट। एक चीज और एडजस्ट अजम्पशन लिख सकते हैं, ये जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया था तो आगे फ्यूचर में तो एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा, तो फ्यूचर मेंटेनेबल में डिप्रिसिएशन भी माइनस होना चाहिए एवरेज करने के बाद, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है डिप्रिसिएशन रेट नहीं दिए तो इग्नोर कर रहे डिप्रिसिएशन, ये सब लिख देने से और अच्छा रहेगा, ठीक है। अच्छा लिख देंगे इसमें, तो अब माइनस कर देते तो मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है यस। तो माइनस कर दो सबसे 2,32,000 माइनस 69,600 you're at 1,62,400। Second year 262 minus 78,600 ये आपका 183,400। Now last year 276 minus 82,800 और ये हो गया आपका 193,200, राइट। अब देखो प्रॉफिट ऑलवेज आप जा रहे हैं, यहाँ से बढ़ गया यहाँ बढ़ गया ना, तो हम लोग करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो भी लिख लेंगे नोट में क्योंकि कुछ बुक में कुछ सिंपल एवरेज से भी किए हैं, तो एजम्पशन वो लिख लिए एज्यूम सिंपल एवरेज, अप्लाइंग सिंपल एवरेज, ठीक है ना।
तो हम लोग भी मेंशन कर लेंगे एज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, इसलिए वेट दिया जाता है। वेटेड एवरेज अगर इंक्रीजिंग ट्रेड है तो वेटेड एवरेज सिंपल एवरेज से ज्यादा ही आएगा। फ्यूचर में तो और बढ़ेगा ना एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि आगे जब प्रॉफिट अपवर्ड है तो आगे बढ़ेगा, तो एवरेज देके वेट वेट देके इसका एवरेज बढ़ाया जाता है। अगर डाउन जा रहा है तो वेट देके इसका और डाउन किया जाता है, आगे और डाउन जाएगा। बट फ्लक्चुएट करे तो ये तो नहीं पता, तो सिंपल एवरेज इसीलिए, ठीक है। एज प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग वी शुड अप्लाई weighted average method, weighted average profit, ठीक है ना। therefore weighted average profit, क्या वेट लेते हैं? वेट नहीं, वेट देता नहीं। वेटेड एवरेज के लिए फर्स्ट ईयर वेट 1, सेकंड ईयर 2, थर्ड ईयर 3। कभी वेट दे दिया तो प्रॉफिट चाहे अपवर्ड हो डाउनवर्ड हो वेटेड एवरेज करेंगे, लेकिन नहीं दे रहे, क्या करना है? वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज। तो इसमें प्रॉफिट का ट्रेंड देखोगे, ठीक है ना। तो ये आएगा 162,400 इंटू 183,400 into 2, 193,200 into 3 divide by 1 plus 2, ठीक है। तो 192,300 into 3 फिर हो रहा है आपका 183,400 into 2 प्लस 162,400, टोटल आया 11,08,800 और डिवाइड बाय समेशन ऑफ वेट 6। तो इसको डिवाइड कर देते कितना से? 6 से। तो 1, यस, इट कम्स टू 184,800। कितना है आगे आपका? 184,800। दिस इज मेंटेनेबल प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, ठीक है। अब नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लिए थे ना, लेस कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट कितना फाइंड किए थे? 90, और लेस करोगे तो सुपर प्रॉफिट, देन सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 94,800, ये आएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। और क्वेश्चन में 94,600 दिया था, वो गलत था, बट गुडविल कैलकुलेशन ठीक है, वो मतलब हम लिखने में मिस्टेक कर दिए थे भूल से। खैर ये हो गया आपका सुपर प्रॉफिट। अब पहले जो मेथड पूछा कर लेते, 3 इयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट, देखो गुडविल 1, गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड इक्वल टू सुपर प्रॉफिट into number of years purchase, super profit multiplied by number of years purchase। super profit है 94,800 और into 3 करोगे तो 94,800 into 3 it comes to 2 lakh rupees, 2,84,400। देखो आंसर यही दिया है 284,400, यस। ओके, तो सुपर प्रॉफिट मेथड था, ये हो गया आपका क्वेश्चन। बट हम इस बोला ना, इस क्वेश्चन में हम चारों मेथड से समझाएंगे। अगर इसमें देता कि एवरेज प्रॉफिट गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो इसमें भी बोल देता नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो वही 3 इयर्स मान के चलेंगे 3 इयर्स परचेज, नंबर ऑफ परचेज इसमें भी 3 इयर्स है। तो गुडविल इक्वल टू, इसमें बढ़ जाएगा गुडविल इक्वल टू एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज, ठीक है। क्या करोगे? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट से नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो मेंटेनेबल कितना आता है? एवरेज नॉट सुपर प्रॉफिट, ये
184,800 into 3 years, right? So 184,800 into 3, it comes to, ये हो जाएगा ₹5,54,400। तो देखो कहाँ सुपर प्रॉफिट में इतना आया था और इसमें कितना डबल मोरलेस हो गया, है ना? तो ये आपका सुपर सॉरी एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये सब पूछे नहीं मैंने, इसमें सारा मेथड का एक बार रिकैप करा देते हैं। कैपिटलाइजेशन, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। और कैपिटलाइजेशन के अंदर दो बोले थे, एक सुपर प्रॉफिट से करना और एक एवरेज प्रॉफिट से। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो कोई भी एक कर लोगे और जो दिया उसको करोगे। तो हम दोनों करके दिखा रहे हैं, दोनों में सेम आंसर आएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल होता है। गुडविल का क्या होता है अंडर दिस मेथड? सुपर प्रॉफिट में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज होता है तो इसलिए इनटू क्या कर लोगे, 100 कर लोगे। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था बोलो? सुपर प्रॉफिट आया था 94,800। तो 94,800 नॉर्मल रिटर्न था 12%, डिवाइड बाय 12 इंटू 100। नॉर्मल रिटर्न बोलो कितना परसेंट दिए थे? 12%। तो 9 इसमें और ज्यादा आएगा, 94,800 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है ₹7,90,000। तो आपका सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड हो गया, कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट। और बी, अगर एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन, उसमें भी सेम आंसर आएगा 790, बट कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो इसमें गुडविल हो रहा है आपका एवरेज प्रॉफिट बाय नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रेट परसेंटेज है ऑफ रिटर्न इनटू 100, और इससे माइनस कर दोगे कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब प्रॉफिट नॉर्मल रेट के हिसाब से प्रॉफिट तो कैपिटल कितना होना चाहिए वो फाइंड कर लिया। एक्सपेक्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, एक्सपेक्टेड एम्प्लॉयड क्या होना चाहिए और एक्चुअल कितना, डिफरेंस गुडविल है, ये होता है कैलकुलेशन। तो एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट से करोगे। एवरेज प्रॉफिट आया था आपका 184,800 डिवाइड बाय 12 और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? 7,50,000। तो 184,800 डिवाइड बाई 12%, ये आ रहा है 15,40,000। कितना आ रहा है? दिस इज इक्वल टू 15,40,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 7,50,000। तो इससे माइनस कर देते कितना? 7,50,000, इट कम्स टू 7,90,000। तो देखो चाहे एवरेज प्रॉफिट से कैपिटलाइज करो चाहे सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज करो, आंसर सेम आएगा, बट कैलकुलेशन का थोड़ा सा चेंज हो गया, बस यही है। ओके, ये था हम लोग का थर्ड मेथड। अब फोर्थ मेथड, मेथड 4, एनुइटी मेथड। एनुइटी मेथड। तो एनुइटी मेथड पे ना क्वेश्चन में एनुइटी टेबल वैल्यू दे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी दे देंगे आपको, और वो नहीं दे रहे तो हम लोग बहुत जगह किए कैलकुलेशन, तो वही अप्लाई करोगे। फिर भी हम इसमें कर लेते, मान लेते इसमें गुडविल अंडर एनुइटी मेथड ऑफ 5 years परचेज, मतलब आगे 5 years हमको प्रॉफिट देगा, तो उसके हिसाब से एनुइटी मेथड वाइज क्या आएगा। तो फाइंड करेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी क्या हो रहा है। तो फाइंड पहले करेंगे, इसके बाद अच्छा लिख लेते हैं फॉर्मूला। गुडविल इक्वल टू
गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ एन्युटी फैक्टर्स ऑफ एन्युटी। सर ये फैक्टर्स कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बोलो नॉर्मल रिटर्न कितना था 12%, उसके हिसाब से करेंगे। तो लिखते हैं इसमें 5 इयर्स का फैक्टर फाइंड करेंगे। कैसे करोगे ना? पी भी फैक्टर्स और इसका रेट नॉर्मल रिटर्न के हिसाब से करोगे एट कितना परसेंट? 12% और 5 इयर्स। हम एक बार कैलकुलेशन समझाने के लिए ईयर लेते, ईयर 1 2 3 4 5 और पांचों को जोड़ के आ जाएगा टोटल फैक्टर्स, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ एन्युटी आएगा। ठीक है, ईयर के हिसाब से ना। फैक्टर कैसे करेंगे? ए फैक्टर पीबी फैक्टर ये होता है 1/1 प्लस, बोलो कॉस्ट ऑफ मतलब ये कितना परसेंट दिए थे रिटर्न? 12%। तो 12/100 आई कितना होता है? 0.12 टू दी पावर n, ये लिख दो। मतलब 1 बाई, मतलब क्या हो रहा है अल्टीमेट? 1/1.12 टू दी पावर n। 1 का पावर n करोगे तो 1 का पावर कुछ भी हो जाए 1 आएगा। तो इसका कैलकुलेटर लो। कैलकुलेटर में कैसे करोगे? कैलकुलेटर में कैसे करोगे? आप ऐसे करोगे 1, पहले ये कर लेना, 1 डिवाइड बाय क्या था? 1.12, 1 डिवाइड बाय 1.12। ठीक है, इक्वल करो फर्स्ट ईयर फैक्टर, फर्स्ट ईयर में लिख लो 1 इक्वल, एक बार किया ना मतलब फर्स्ट ईयर आ गया। तो ये आ रहा था 0.892885, बहुत ज्यादा लेंगे, हम 4 डेसिमल लेंगे। 89285 है तो 29 कर लेंगे फर्स्ट ईयर का। फिर कुछ नहीं करना, फिर इक्वल कर दो, सेकेंड ईयर फैक्टर आ जाएगा। ये हो रहा है 0.79719 है तो 2 कर लिए, फिर इक्वल कर दोगे तो थर्ड ईयर फैक्टर आ जाएगा। तो थर्ड ईयर फैक्टर 0.77118, फिर इक्वल कर दो तो नेक्स्ट ईयर का आ जाएगा। इक्वल होगा 5 तो 5 बार इक्वल करो, पांचों ईयर का फैक्टर आ जाएगा। 8 तो 8 बार इक्वल करो, ईच ईयर फैक्टर आ जाएगा, एन्युटी फैक्टर। तो 0.6355। ठीक है, फिर इक्वल कर दो, फिफ्थ ईयर आ जाएगा। फिफ्थ ईयर 0.5674, बस 5 साल का हो गया। अब टोटल चाहिए तो जीटी अगर है कैलकुलेटर में, जीटी कर लेना, टोटल आ जाएगा सभी फैक्टर्स का टोटल। ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स ऑफ एन्युटी। टोटल जो है कितना? 3.6048। तो एक क्वेश्चन में दे देता है कि इतना परसेंट का, इतना ईयर्स का एन्युटी फैक्टर इतना है, वो आपको दे देता है अगर एन्युटी मेथड दे रहे तो। और बाई चांस नहीं दिए तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर लोगे। अब बोलो समझ में आया? तो अब फाइंड करते हैं गुडविल। देयरफॉर गुडविल ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स। ठीक है, ईच एंड एवरी ईयर का फैक्टर से नहीं करके लास्ट ईयर जोड़ के जितना है उसको हो गया टोटल एन्युटी फैक्टर्स। देयरफॉर गुडविल इक्वल टू, बोलो क्या लिखे थे? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था? तो 94,800। तो 94,800 इनटू 3.6048। अब इनटू करोगे गुडविल मिल जाएगा। बस कंप्लीट हो गया, सारा मेथड एक क्वेश्चन में बता दिए, तो मेथड का आइडिया भी हो गया। तो 94,800 मल्टीप्लाइड बाय 3.6048, इट कम्स टू रुपीज 3,41,735। मॉडर्न कंसेप्ट इसको अप्रूव करता है ज्यादा। हम प्रेजेंट वैल्यू देख रहे हैं, फ्यूचर इनकम, फ्यूचर का मनी वैल्यू, आज का मनी वैल्यू इक्वल नहीं। हम आज अगर मान लो एक बिल्डिंग, एक न्यू मशीन खरीदे, 10 लाख रुपया लगाए, और वो मशीन हमको 3 साल बाद, मान लो ईच एंड एवरी ईयर देते हैं, थर्ड ईयर एंड में, फिफ्थ ईयर में एंड में हमको प्रॉफिट जनरेट करके दिए 50,000। तो आज का 50,000 5 साल बाद 50,000 क्या इक्वल है? नहीं। इन्फ्लेशन के कारण उसका मनी वैल्यू कम हो गया, तो उस 50 को आज का वैल्यू में लेके आएंगे वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से। इस तरह
मतलब फिफ्थ ईयर का ओनली प्रॉफिट देखे, फिफ्थ ईयर में ये फैक्टर आया था ना 5.64 56 इतना, तो फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट में 50,000 जो आया था उसमें इसको करेंगे तो ये बेस डेट प्रेजेंट डे का उसका मनी वैल्यू आ जाएगा। तो मॉडर्न कंसेप्ट डिस्काउंटिंग अप्रोच या ये प्रेजेंट वैल्यू अप्रोच को ज्यादा मतलब ये करता है, बेनिफिट प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो इसको बहुत ज्यादा आगे केसेस में प्रोफेशनल में आगे पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल अब लोग के लिए 4 मेथड डिस्कस कर लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत ज्यादा टाइम दे दिया, सारा कंसेप्ट का एक बार रिकैप हो गया, इसीलिए ना क्वेश्चन 2। अब हम जो भी दिया पूछा वही करेंगे, और हम हाँ एक चीज बार बार भूल जाते हैं, अपना अपना स्टडी मैट से क्या क्या क्वेश्चंस करोगे वो हम एकदम भूल गए। कुछ हम बता देंगे, उसको देख लेना, एग्जाम से पहले देख लोगे कि सॉल्व है, देख लेना, अगर नहीं है तो हमको बता देना। आज ही हम रात को अब ग्रुप में दे देंगे, आज ही हम रात को ग्रुप में दे देंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन टू क्या दिया? क्वेश्चन टू, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड इसमें दे दिए, अपना मैट में था प्रोबेबली, क्वेश्चन सॉल्व भी किए, कितना दे दिए थे, नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट कितना परसेंट, 10%, और बीकॉम में आया हुआ क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आया है। ये भी प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, यहाँ तक तो इंक्रीमेंट था, फिर डाउन गया, फिर इंक्रीज, फिर फ्लैक्चुएट कर, सिंपल एवरेज आएगा नहीं, अभी नहीं बोल सकते, आगे सारा एडजस्टमेंट करने के बाद पता करेंगे। टैक्स रेट इसमें दिए 40%, और नॉन ट्रेड इनकम 10,000, डिबेंचर इंटरेस्ट भी एवरेज टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, मतलब डिबेंचर इंटरेस्ट को क्या करेंगे, एड बैक करेंगे, नॉन ट्रेड इनकम माइनस कर देंगे, ये था ना भी। It is expected that companies shall remain its super profit in for next 5, मतलब नंबर ऑफ इयर्स परचेज आगे मेंटेन कर सकते हैं ना। मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना दिन का मेंटेन होता है, वही होता है नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज बोल दिए 5 इयर्स। क्वेश्चन में ऑलवेज ऐसे नहीं बोलते कि नंबर ऑफ इयर्स परचेज इतना, ऐसे समझना होगा। गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट, ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड से कैलकुलेशन, सुपर प्रॉफिट इन नंबर ऑफ इयर्स परचेज को करना क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे दिए, और आगे भी दे देता है कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर बैलेंस शीट दिए थे, आगे अगर बोलता है बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स का वैल्यू मार्केट में अभी बढ़ गया तो इसको मतलब इसको फिर एडजस्ट करते, रिवाइज फाइंड करते, इंक्रीज हो गया तो एसेट्स वैल्यू तो इसमें भी ऐड कर लेंगे, डिक्रीज हो गया तो लेस कर देंगे, रिवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड उस पर रिटर्न। लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो है, कुछ देखना ही नहीं है। ओके, और बैलेंस शीट मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज भी नहीं बोले, बट हम लोग अजम्पशन बोले थे ना क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड पे ही करेंगे, यहाँ तो नहीं करना, इसी पे करना। ओके, नॉर्मल रिटर्न दे दिया कितना, 10%। अब स्टार्ट करते, इसमें ना एवरेज, इसमें ना एक इनकम एवरेज बेसिस सभी ईयर में इंक्लूड है, किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ओनली सेकेंड ईयर प्रॉफिट में, सॉरी, उसमें सिर्फ सेकेंड ईयर प्रॉफिट में 280 में इंक्लूड था 30, तो इसीलिए सिर्फ सेकेंड ईयर में देखे थे, बट इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर तो सभी ईयर किए थे। तो इसमें पहले एवरेज कर लो, इसके बाद वो एडलेस करो, एवरेज बेसिस सब में इंक्लूड, तो एवरेज करने के बाद करोगे, ठीक है ना। यस, तो स्टार्ट करते हैं, आप लिखो एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेशन करना, अच्छा डायरेक्ट लिखो ना सुपर प्रॉफिट, हम लोग सुपर प्रॉफिट करेंगे तो आ जाएगा सुपर प्रॉफिट ऑफ कंपनी, एवरेज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में बिफोर टैक्स ही तो दिए थे, और इसमें लिखोगे सिंपल एवरेज, क्योंकि फ्लैक्चुएट कर रहा था। तो प्रॉफिट कितना ईयर का दिए, 5 साल का दिए, जोड़ते जाओ, डिवाइड बाय 5, 2,20,000 फर्स्ट ईयर, फिर 2,80,000 सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर दिए फिर 2,60,000, फोर्थ ईयर दिए 3,00,000, और फिफ्थ ईयर दिए 2,75,000, और सबको ऐड करके डिवाइड करो 5 से, ठीक है ना। यस, तो कितना रेबल, 2,22,000, 2 2 4 5,00,000, 5,00,000 हो गया फर्स्ट 2 साल का, फिर 2 3 6,00,000, 6,60,000, सॉरी 5,60,000, 5,60,000 प्लस 275, 2,75,000, तो टोटल आ गया 13,35,000, और डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू
divide by 5, it comes to 2,67,000. ठीक है, एवरेज प्रॉफिट 5 years का आया. अब इसमें एवरेज बेसिस कुछ नॉन ट्रेड इनकम इंक्लूड है तो लेस कर देंगे, लेस नॉन ट्रेड इनकम, इनकम प्रॉफिट में इंक्लूड है हो गया था तो इसको लेस करोगे. कितना दे रहा था? नॉन ट्रेड इनकम 10,000, तो 10,000 इसको आप लेस कर दो. और डिबेंचर इंटरेस्ट, इस सब में ना जहां डिबेंचर है या लोन है उसमें लिवरेज कंसेप्ट में भी आंसर देता है बहुत सारे बुक्स में, बट अब नहीं करोगे, अब इसी को फॉलो करोगे. एड बैक कर लो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना? 20,000. इससे आएगा आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट. तो कितना रहे? 10 लेस 20 ऐड मतलब 10 ऐड 2,77,000. अब टैक्स एडजस्ट कर दो, और कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो टैक्स एडजस्ट करो, लेस टैक्स. टैक्स कितना परसेंट दिए थे? 40%. तो 40% ऑफ 2,77,000, तो 2,77,000 into 40%, it comes to 1,10,800 माइनस कर दो, 1,66,200. ये हो गया मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, राइट. अब इससे लेस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल रिटर्न. ये तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिए थे 14 लाख, तो इसीलिए डायरेक्ट कैलकुलेशन इसमें नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट बोल दिए थे 10%, मतलब 1,40,000. तो डिफरेंस हो रहा है 26,200, ये आपका सुपर प्रॉफिट. ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 26,200. अब कर लो गुडविल. 5 years बोले थे ना, देखो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, ऑलवेज मेंशन करोगे क्वेश्चन में जब सॉल्व करोगे, इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज. मतलब जो मेथड है उसका फॉर्मूला लिखोगे, इसके बाद वैल्यू पुट करके करोगे. नंबर ऑफ इयर्स परचेज, तो 26,200 इनटू कितना? 5, राइट. तो 26,200 इनटू 5, इट कम्स टू रुपीज 1,31,000 आंसर. ठीक है, तो गुडविल शुड बी 1,31,000. यस, तो ये था हम लोगों का क्वेश्चन. क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 3. देखो ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग का जो आया, ये सब आया हुआ क्वेश्चन ईयर लिखते वो डिलीट कर दिया गया कि तब हम लोग ईयर में पे हो जाता कि ये ईयर का है. हमको लगा कि ये सब क्वेश्चन इसलिए दिए, और फिर रिवीजन मैथ से अपना स्टडी मैथ से कुछ मार्क कर देंगे, देख लेना हो जाएगा. तो बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड ऑन 30, अच्छा यहां से देख लेते क्वेश्चन 3rd. द बैलेंस शीट ऑफ जी लिमिटेड ऑन 31st March 24, कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस दोनों दे दिए, रिजर्व दिए, कैपिटल ऑप्शन रिजर्व दिए, सभी रिजर्व जोड़ोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल सबको जोड़ोगे, लेकिन ट्रेड पेबल नहीं हो तो करंट लायबिलिटी और फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल. अभी तक जितना क्वेश्चन है ना सब लायबिलिटी अप्रोच से हो रहे हैं, सब लायबिलिटी अप्रोच से हो रहे हैं, है ना. तो स्टार्टिंग में होगा एसेट्स अप्रोच से भी क्वेश्चन, यहाँ तो सब लायबिलिटी अप्रोच में है. ओके, तो चलते एक दे देंगे, लेकिन सारा रिसेंट क्वेश्चन ऐसे ही दिया है. ओके, क्वेश्चन 3. assets include non trade इन्वेस्टमेंट, तो क्या करोगे? लेस करोगे ना. मार्केट वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स बढ़ गया, ऐड करोगे. और फेयर रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 10%. कहीं पे एवरेज तो नहीं बोल रहे हैं, तो
क्लोजिंग ही मान के करना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑफ लास्ट 3 इयर्स, ये बिफोर टैक्स इसमें भी दिया है कि जैसा क्वेश्चन से 3 साल का दिए, 21 22 23 24 3 साल का। ऐसे तो आप है 58 है, फिर आपका 64 है और 75। बट 2021-22 में एक्सीडेंटल लॉस था इतना, तो प्रॉफिट डिक्रीज हो गया था, 21-22 में एड बैक करना होगा। ठीक है, ऐसा लॉस डेली डेली नहीं होता एक्सीडेंटल लॉस, एड बैक करके देखेंगे। और प्रॉफिट 22 23 24 में इतना इतना इंक्लूड था नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो सेकेंड और थर्ड ईयर में ये माइनस करना होगा। इसके बाद आएगा मेंटेनेबल प्रॉफिट। डिवेंचर इसमें है नहीं तो हो गया, मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल सॉरी कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करोगे, नॉर्मल रिटर्न से नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा, तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ भी क्वेश्चन दिया है, बेस्ड ऑन 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट एज्यूम टैक्स रेट कितना परसेंट, 20%। ओके, आ जाना चाहिए, फिर भी कर देते। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट फाइंड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, ए पार्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ जी लिमिटेड ऑन डेट जो भी था लिख लेना। नाउ शेयर कैपिटल बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस 3 और 1 4 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत कुछ दे रहे हैं। जनरल रिजर्व जी आर हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, जी आर है 24,000। फिर सी आर आर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है कितना, 30,000। ये सब रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। सिक्योरिटीज प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व है ना, डिविडेंड लिक्विडेशन रिजर्व, कुछ भी स्टैट्यूटरी रिजर्व जो भी है वो सब रिजर्व। और बैलेंस ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल कितना था, 26,000। क्रेडिट, क्रेडिट मतलब प्रॉफिट, डेबिट तो लॉस तो माइनस कर देते, हो गया, ट्रेड पेबल नहीं है। इन सबको जोड़ो, 20 40 50 30 80,000, तो टोटल कितना हो गया, 4,80,000। लोन या डिवेंचर होता ऐड करते नहीं है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट था तो लेस कर देंगे, लेस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, बुक वैल्यू लेस करना, मार्केट वैल्यू क्या है देखना नहीं है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड है कितना, 15,000। मार्केट वैल्यू तो अदर एसेट्स का दिए, लेस। और फिर बोल रहे हैं अदर एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो ऐड कर लोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, है ना, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, इट वाज 40,000। ओके, तो ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। यही क्वेश्चन कुछ बुक में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे करते, कुछ क्लोजिंग पे करते, तो सबका आंसर डिफरेंट आ सकता है एज पर एजम्पशन। इसीलिए बोल रहे हैं इस चैप्टर से क्वेश्चन है, ऑप्शन में अगर शेयर दे दिए तो बेटर होगा शेयर करोगे। अगर देखिए इजी क्वेश्चन है, एजम्पशन इसको तो पता है क्या एजम्पशन लेंगे, वो एजम्पशन लेके कर लोगे तो कर सकते हो, तो एग्जाम हॉल में डिपेंड करेगा। ठीक है, तो बट दोनों करके जाना। सीबीसीएस में भी हम बोल रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि एक ही करके जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों का तो ऑप्शन आएगा ही आएगा। ठीक है ना, लेकिन दोनों देख के जाओगे तो एक ठीक से देख के जाओ, एक थोड़ा बहुत भी देख के जाओ, तो इजी आ गया तो कर लेना। ओके, तो 4,80,000 से -15 + 45 मतलब 25 प्लस कर लेते 25,000, 5,05,000, राइट ना। 5,05,000 आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेते। नॉर्मल रिटर्न कितना दिए थे, 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देयरफॉर नॉर्मल प्रॉफिट 5,05,000 into 10% is 50,500, राइट। अब हम लोग को सुपर प्रॉफिट करना है। सुपर प्रॉफिट के लिए पहले प्रॉफिट को ठीक करना होगा। 3 साल का प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट था, तो तीनों को ठीक करते, और ये भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, तो टेबल कर लेना
सेकेंड कैलकुलेशन, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जिसमें बहुत सारा एडजस्टमेंट दिए, वो आपका और क्लियर कर देगी कंसेप्ट, कौन सा क्या क्या एडजस्टमेंट एडलेस होगा आगे देखेंगे। इसमें भी 3 साल दिए थे, कौन कौन सा ईयर था, एक तो 21 22, 21 22, 22 23 और 23 24, ये 3 साल का प्रॉफिट दिए। देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या दिए थे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, है ना। कुछ क्वेश्चन में आफ्टर टैक्स तो कैसे करेंगे आगे आगे देखेंगे, होगा होगा सब। बिफोर टैक्स कितना दिए, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट 58,000, सेकेंड ईयर में दिए 64,000 और थर्ड ईयर में हो गया 75,000। अभी तो फिलहाल देख के लग रहा है अप, है ना, लेकिन एडजस्टमेंट पहले कर ले। 21 22 मतलब फर्स्ट ईयर, इसमें कुछ एक्सीडेंटल लॉस था तो प्रॉफिट घट गया था, तो ऐड बैक करोगे, ऐड लॉस इन 2021 22, लॉस तो पीएल में चार्ज हो गया था ना, माइनस हो गया था, इसलिए ऐड बैक करोगे 6,600। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, प्रॉफिट ऑफ 22 23 एंड 23 24 इंक्लूड 2,600 नॉन क्रेडिट, तो माइनस करना होगा, इनकम इंक्लूड है, लेस नॉन ट्रेड इनकम, है ना, इन्वेस्टमेंट इनकम, नॉन ट्रेड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इसमें दिए 2,000 और इसमें दिए कितना 1,600, तो ये लेस करोगे, राइट, यस सर। तो आपको मिलेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ट्रेडिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। तो ऐड करने से 64,600, कितना फर्स्ट ईयर हो गया 64 और 6 यस, सेकेंड हो गया 62,000 और थर्ड ईयर में हो रहा है 73,400, 3 4 5 यस, है ना। तो तीनों ईयर में देखो, अब देखो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, मतलब सिंपल एवरेज आएगा, इसीलिए ऑलवेज इसको देख के नहीं करोगे, एडजस्ट करने के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट उसमें देखना। खैर इसमें टैक्स भी लेस करना है, लेस टैक्स, और टैक्स इसमें दे दिए थे 20%, एकदम लास्ट क्वेश्चन में ऐड किए। एज्यूम रेट ऑफ टैक्स कितना परसेंट, 20%, है ना, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो सब में 20% कर लो, मतलब फर्स्ट में हो रहा था कितना 64,600 इंटू 20% होता है 12,920, एक बार माइनस करके नीचे लिख लेते, मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो ये हो जाता है आपका बैलेंस 51,680। अब सेकेंड ईयर 62,000 इंटू 20% होता है 12,400 और माइनस इक्वल कर दो कैलकुलेटर में, आफ्टर टैक्स आ जाएगा 49,600। थर्ड ईयर 73,400 into 20%, तो 14,680, तो माइनस इक्वल 58,720। अब देखो प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो क्या करोगे, सिंपल एवरेज करोगे। बट हाँ कुछ क्वेश्चन में ना प्रॉफिट फ्लक्चुएट करे या ना करे बोल देता है, वेट ये लेके करना, तो वेट लेके ही वेटेड एवरेज ही करोगे, ठीक है ना। बट हाँ कुछ नहीं दे रहे, तो इस केस में सिंपल या वेट इस पे डिपेंड करेगा ना। फाइंड कर लो देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट, अब सिंपल एवरेज करो 58,720 प्लस 49,600 प्लस 51,680, ये सबको जोड़े 1,60,000 आया और डिवाइड बाई 3 एक्शन आएगा 53,333, ठीक है।
इससे लेस कर देते नॉर्मल प्रॉफिट, इससे लेस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, फाइंड कर लिए थे ना नॉर्मल 50,500 कितना 50,500 और लेस करने से सुपर प्रॉफिट आया 2833। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना मिल गया 2833, राइट। अब गुडविल करना है, गुडविल बोला था 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, बस 4 से इंटू कर लो, देखो गुडविल इक्वल टू हम डायरेक्ट कर रहे हैं 2833 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो 2833 into 4 and it comes to 11,332। ठीक है आंसर, तो गुडविल ऑफ द फर्म कितना आएगा 11,332। यस। क्वेश्चन 4 में क्या दिए, इसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए लेकिन आगे एडजस्टमेंट भी है तो कर लेते इसको, इसको एक बार कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन 4 देन 5 भी ठीक है, 5 अच्छा क्वेश्चन है, 6 भी ठीक है। ओके, क्वेश्चन 4 अब एकदम जट मतलब फटाफट करते। 4 में कैलकुलेशन करना, गुडविल अंडर मेथड क्या दिए, सारा लाइबिलिटीज दे रहे हैं आपको, मेथड दिए, यहाँ भी क्या मेथड है, वही 3 इयर्स परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड, और यहाँ बोल दिए टेकिंग सिंपल एवरेज, मतलब क्वेश्चन में जब दे दिए सिंपल एवरेज तो आपको देखना नहीं है वेटेड एवरेज, चाहे मतलब अपवर्ड ट्रेंड रहे डाउनवर्ड रहे फ्लक्चुएट करे, क्या मतलब है सिंपल एवरेज। तो लेकिन प्रॉफिट सबका ठीक करना होगा, और कैपिटल एम्प्लॉयड फर्स्ट, ए कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ कंपनी का नाम नहीं दिए, शेयर कैपिटल बोथ इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो क्या बात है एक ही जैसा क्वेश्चन लग रहा है, 3 किए थे 4, ना थोड़ा चेंज है, 4 लाख कैपिटल दोनों इक्वल है बस। फिर रिजर्व एंड सरप्लस एक साथ दिए, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस कितना 90,000, डिवेंचर भी है 10% डिवेंचर्स, डिवेंचर कितना दिए 1 लाख, ये इशू हुआ था 18-19, ये ध्यान में रखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो एड बैक करते हैं ना प्रॉफिट में, और 18-19 के बाद जितना ईयर से उसमें ऐड करेंगे, लेकिन डिवेंचर इसमें 1 लाख है ना। सर डिप्रिसिएशन फंड दे रहे हैं, एक्चुअली ये तो एसेट्स का डिप्रिसिएशन टोटल, तो एसेट्स से लेस करके एसेट्स का डब्ल्यूडीवी आता है, तो एसेट्स अप्रोच में एसेट्स का वैल्यू लिखते थे ना, उसमें लेस करके नेट लिखना होता है, तो एसेट्स अप्रोच का पार्ट है, तो लाइबिलिटी में इसको देखना नहीं, एक्चुअली प्रोविजन है, इसको रिजर्व नहीं बोलोगे, तो इसको नहीं लेना, ठीक है। यस, बट एसेट्स अप्रोच देते हैं तो एसेट से प्रोविजन डिप्रिसिएशन फंड माइनस करके नेट बुक वैल्यू होता, ठीक है। यस, तो 4,05,90,000, अब देखते हैं कुछ लेस क्या होगा, क्रेडिटर्स तो नहीं लेते करंट लायबिलिटी, मार्केट वैल्यू एसेट्स मोर तो ऐड करोगे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन एसेट्स इंक्रीज, मार्केट में इसका दाम ज्यादा है कितना 90, तो इसको तो ऐड कर लोगे, एक ही जैसा क्वेश्चन देखो सब आया हुआ है, बस और कोई एडजस्टमेंट है नो, नॉन ट्रेड इनकम है तो इनकम में कैलकुलेशन में आएगा, हो गया कंप्लीट। 590 प्लस 90, 590 प्लस 90 कितना होता है 6,80,000, ठीक है, 6,80,000 ये कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ कितना दिया 780, ये कैसे, एक बार देख लेते। ओहो, इक्विटी था 4 लाख, प्रेफरेंस 7 लाख, 5 लाख, सॉरी सॉरी सॉरी,
ये 4 लाख इक्विटी था और 1 लाख प्रेफरेंस था, तो ये 5 लाख हो रहे हैं। मैंने कैसे लिख दिया, नींद आ रहा है, नींद में है हम भी। खैर, तो ये 5 लाख है बाबू, ठीक है, तो ये 6 लाख हो जाएगा, तो ये 7 लाख ही होता है, 7 लाख। कितना रहे, 7,80,000। ये हो गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अगेन वही, कुछ नहीं बोले तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ही कंसिडर करेंगे। नॉर्मल रिटर्न लिख देना नोट में, ठीक है ना। तो एक तो ये फाइंड कर ले, तो नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड कर लेते। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 7,80,000 पे कितना परसेंट दे रहे रिटर्न। रिटर्न बोल दिए 10%, कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, मतलब ये 78,000, राइट। ओके, अब सुपर प्रॉफिट बी, सुपर प्रॉफिट, उसके लिए एवरेज प्रॉफिट करना है। सिंपल एवरेज बोले थे, लेकिन यहाँ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था और पर्टिकुलर कुछ ईयर का एडजस्टमेंट भी है, तो हम लोग वही 3 कॉलम करेंगे फिर। 2021, 21, 22, 22, 23, ये 3 साल का अलग अलग प्रॉफिट है, अलग अलग एडजस्टमेंट आएगा, तो इसीलिए 2021, 21, 21, 22, 22, 23 प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स रेट 20% बट आफ्टर टैक्स है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिए, इट वाज 80,000। सेकेंड ईयर में 1,17,000 और थर्ड ईयर में 1,18,000, राइट। इसमें एक और ऑप्शन है, इसमें टैक्स ऐड बैक कर लेंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। तो पहले जैसे कि इसके बाद सारा एक्सपेंसेस इनकम जो इनक्लूड था ऐड लेस कर लेंगे, बाद में फिर टैक्स रेट के हिसाब से माइनस कर देंगे। वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको ऐसे कर रहे हैं, आफ्टर टैक्स से ही कर रहे हैं। जो भी एक्सपेंसेस इनकम ऐड लेस करेंगे ना, उसको भी आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके ऐड लेस करेंगे। तो अब देखो एडजस्टमेंट क्या दे रहे हैं, नॉन ट्रेड इनकम 15,000 बिफोर टैक्स है इंक्लूडेड, लेकिन कौन से ईयर में, 21, 22 ओनली, मतलब इस साल में है ना, तो इस साल से लेस करेंगे, इंक्लूड है तो लेस नॉन ट्रेड इनकम आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स था लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो सारा इनकम एक्सपेंसेस को भी आफ्टर टैक्स में करो। सर कैसे करेंगे, ओके बोलो कितना इनपुट था, बोले थे 15,000। यहीं पे कैलकुलेशन दिखाओ ना, 15,000 में से 20% मतलब 3,000 टैक्स दे देंगे, तो बाकी आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, 12,000। तो सिंपल, अगर 100 कमाए 20 टैक्स दिए तो बाकी 80% आफ्टर टैक्स हो जाएगा ना। तो 15,000 इंटू 80%, ये 12,000 होता है। कैलकुलेशन कर देखो, 15,000 इंटू 80% कितना होता है, 12,000। ये इंक्लूड था तो लेस करो, समझ में आया। तो जो भी इनकम एक्सपेंसेस एडलेस करते थे, जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो उसको आप आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके एडलेस करोगे, क्लियर है। यस, नेक्स्ट फिर क्या दे रहे हैं ना, प्रॉफिट इंक्लूड है। अच्छा सॉरी, नेक्स्ट 2021-22 कंपनी सफर एबनॉर्मल लॉसेस, तो 21, ओ क्या दिए, no no sorry sorry, in 2021 ये फर्स्ट ईयर कंपनी सफर एबनॉर्मल लॉसेस, तो माइनस हो गया था लॉस, तो उसको ऐड बैक करेंगे लेकिन आफ्टर टैक्स करेंगे। ये लेस किए थे, अब ऐड करेंगे एबनॉर्मल लॉस आफ्टर टैक्स इन 2021, ये इन 21-22 ये मेंशन कर देना। बोलो लॉस कितना दिए थे, लॉस दे रहे सर 24,000, आफ्टर टैक्स 20% तो 80% कर लो, 30% तो 70% कर लो, 35% तो 65% कर लोगे, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। तो 24,000 इंटू 80, टैक्स रेट कितना परसेंट था, यस 20%, तो 19,200, ये आपको ऐड बैक करना है, राइट। ओके सर, नेक्स्ट, क्या डिबेंचर था आपका लाइबिलिटी में, यस सर डिबेंचर था, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ऐड बैक करेंगे, तब ये तो सब ऐड बैक कर लेते। अब बोलो डिबेंचर इशू कब किए थे,
जब ये इंफॉर्मेशन दिए थे डिबेंचर वहीं पे मेंशन किए, डिबेंचर इशू किए थे, आ गया क्वेश्चन का ये 18-19, अरे हम लोग तो 20 से कर रहे हैं, उससे पहले तो डिबेंचर हर साल आएगा, हर साल आएगा डिबेंचर इंटरेस्ट, तो डिबेंचर इंटरेस्ट ऐड बैक करो, ऐड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब ये सभी ईयर में आएगा इसलिए ईयर मेंशन करना नहीं। तो डिबेंचर कितना इशू किए थे, बोलो कितना का, 1 लाख का डिबेंचर 10%, तो 1 लाख पे 10% होता है तो 10,000, लेकिन इस पे टैक्स इफेक्ट देंगे तो कितना आएगा 80%, मतलब 8,000, 8,000 सभी ईयर में ऐड करेंगे। 18-19 से इशू किए थे, अभी तक रिडम्पशन ही नहीं है, तो हर साल इंटरेस्ट देते जा रहे हैं, रिपेमेंट भी कुछ बोले नहीं, तो ईच एंड एवरी ईयर इंटरेस्ट ऐड बैक कर लोगे, ठीक है। ये भी हो गया, और कोई एडजस्टमेंट, नो नथिंग, ना नहीं है, तो कंप्लीट हो गया। अब बैलेंस करोगे तो मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही आ जाएगा, जैसे आफ्टर टैक्स था, ये सबको आफ्टर टैक्स लिए तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, ठीक है। तो मेंटेनेबल प्रॉफिट, मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हम लोग दोनों पार्ट कर लिए। एक तो बिफोर टैक्स में कैसे कर रहे थे, उस पर बिफोर टैक्स जो भी दिए थे एक्सपेंसेस इनकम एडलिस्ट करके देख लिए कितना है बिफोर टैक्स प्रॉफिट फाइनल, उससे टैक्स लिस्ट कर दिए थे। लेकिन यहाँ आफ्टर टैक्स है, तो जो एक्सपेंसेस इनकम एडलिस्ट करते थे वो सबको आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करके लिस्ट करना, बस सिंपल इतना। अब इसके बाद एवरेज करोगे, तो कैलकुलेशन करो आप 80,000, और ये दोनों जोड़ रहे हैं 80,000 प्लस 90, 99,200, 99,200 प्लस 8,000, ये टोटल आ गया आपका 107,200। सेकेंड ईयर 117,000 माइनस 12,000 और प्लस 8,000, टोटल इट कम्स टू 1,13,000, और थर्ड ईयर 118 प्लस 8 126,000, ठीक है ना। ऐसे थोड़ा तो अपवर्ड ट्रेंड है, लेकिन 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 अपवर्ड है, फिर भी आपको क्या करना होगा बोलो तो सिंपल एवरेज, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था, देखो सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू तीनों ईयर का प्रॉफिट जोड़ो, तो 107,200 प्लस 113,000 प्लस 1,26,000 डिवाइड बाई 3, 107,200 प्लस 113,000 प्लस 1,26,000 और डिवाइड बाई 3, and it comes to 1,15,400, कितना है 115,400। और जो सुपर प्रॉफिट चाहिए इसके लिए नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर देना। हाँ सर, थोड़ा सा अभी तक तो आया नहीं। हाँ सर, नॉर्मल प्रॉफिट ऑलरेडी फाइंड कर लिए थे, नॉर्मल प्रॉफिट 78,000 फाइंड किए थे, 78,000, और ये लेस कर दो सुपर प्रॉफिट, ये लेस करोगे तो सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है ना। माइनस 78,000 and it comes to 37,400, कितना आ गया 37,400, ओके। बस हो गया। अब गुडविल तो कितना ईयर परचेज बोले थे, 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो देखो गुडविल 37,400, यह सुपर प्रॉफिट इतना ही दिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 780 दिए थे, राइट। देखो गुडविल इक्वल टू 37,400 इंटू 3 इयर्स परचेज, मेंशन करना फॉर्मूला पहले, तो इंटू 3 कर लेते, इंटू 3 इट कम्स टू 112,200, यस, वैल्यू ऑफ गुडविल। सब एक ही जैसा क्वेश्चन लग रहा है ना, बस वही थोड़ा सा देखो चेंज क्या हो रहा है कैलकुलेशन में, ये सब मेन आपको एग्जाम हॉल में याद रहे तभी ना ठीक से कर पाओगे, भूल गए तो बस गए।